हेलो गाइस, मैं सुनीत पवार और आप जुड़ रहे हैं सीजीएस कोचिंग सेंटर से। यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की एग्जामिनेशन टीजीटी एंड पीजीटी। गाइस, हमें लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड, ठीक है। चलिए गाइस, आज हम टॉपिक जुड़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के साथ। आज का हम पहला टॉपिक पहला चैप्टर ले रहे हैं अपना सेल, ठीक। सेल जैसे कि आप सब जानते हैं, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, राइट। और सेल के बिना हमारा शरीर की तो क्या कुछ भी नहीं है। और सेल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्लांट सेल, दूसरा आपका एनिमल सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंस होता है, प्लांट सेल जो है सेल मेम्ब्रेन, सेल की झिल्ली से जो है, झिल्ली जो है ना, सेल की जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, उससे जो है कवर अप नहीं होता। और जो ह्यूमन सेल है, जो ह्यूमन सेल है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कवर अप रहता है, ठीक है। जो ह्यूमन सेल है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कवर अप रहता है। ये डिफरेंस है प्लांट सेल आपका एनिमल सेल्स में। चलिए गाइस, आज हम सेल्स की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं सेल, ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल की जो खोज हुई थी, द डिस्कवरी ऑफ द सेल बाय रॉबर्ट हुक, सेल की जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। और उसके बाद जो सेल के ऊपर थ्योरी लिखी गई, जो टोटल जीवन से बताता है कि सेल कैसे क्या काम करता है, सेल की जो थ्योरी, जो सेल की जो गाथा है, मतलब जो सेल के विषय में डीपली बताता है कि सेल का क्या काम है, कैसे बनता है। टोटल जो स्टडी जो सेल है, वो जो थ्योरी है, वो सेल की थ्योरी एम शेल्डन और टी श्वान ने लिखी है 1838 और 39 में, 1838 से 39 के बीच, ठीक है। एम शेल्डन और एम टी श्वान, जिन्होंने सेल की थ्योरी लिखी है, राइट। और हम सेल स्टडी की बात करते हैं। सेल स्टडी को कहा जाता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म। और ह्यूमन सेल जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है ह्यूमन सेल। पहला है वाटर, सेकंड आपका प्रोटीन, एंड थर्ड इज दैट न्यूक्लियस एसिड। ये तीन चीजें हैं जो सेल को मिलकर बनाती है। आइए गाइस, हम स्टूडेंट्स देखते हैं हम सेल में और बाकी क्या चीजें, छोटी छोटी चीजें जो सेल के, उनके सब नाम भी हैं जिनसे सेल को जाना जाता है। उनके काम की वजह से उनके कुछ नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। हम उनके सब नाम को देखते हैं और उनके काम को भी थोड़ा जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं सेल को। सेल, आप सभी की स्क्रीन पे जो एक स्लाइड्स ओपन हो चुकी है, सेल है, ठीक है। सेल में सबसे मेन पॉइंट होता है, मेन चीज होती है वो है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल। दूसरा ये कमांडिंग ऑर्डर भी है, इसलिए सेल के न्यूक्लियस को कमांडर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे बॉडी का टोटल कमांड हमारे ब्रेन के पास होता है, वैसे सेल का टोटल कमांड जो है न्यूक्लियस के पास होता है, राइट गाइस। और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। दो इसके सब नाम हो गए, एक तो कमांडर, दूसरा ब्रेन ऑफ द सेल, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के मेम्ब्रेन के। सेल का मेम्ब्रेन जो है, सेल के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्टिव भी कहा जाता है, मतलब प्रोटेक्टर शील्ड भी है, ये इसका कवच, सुरक्षा कवच भी है, ठीक है। और इसको वॉल ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ये सेल की जो है दीवार भी है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस, ऊर्जा संग्रह, मतलब ऊर्जा केंद्र जो है वो भी कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब लिख लीजिएगा, ये जो मैं सब नाम बता रहा हूं आप सब नोट करते जाइए। सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का, वो क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोजोम की। सेंट्रोजोम जो है सेल का डिवीजन में काम आता है। सेल का जो डिवीजन होता है, जो बंटवारा होता है, सेल जब एक सेल से दो सेल में विभक्त होता है, तो ये टोटल होता है सेल का डिवीजन सेंट्रोजोम के ऊपर। और सेंट्रोजोम से ही सेल में डीएनए और प्रोटीन जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल का वो पार्ट है जो, जिसको डेट का सुसाइड बैग भी कहते हैं, एटम बम फॉर द सेल भी कहा जाता है, या फिर डाइजेस्ट सिस्टम फॉर द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट सिस्टम द फॉर सेल भी इसको कहा जाता है, और लाइसोसोम को जो है आपका सुसाइड बैग भी कहा जाता है, राइट। लाइसोसोम को जो है डाइजेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है, सुसाइड बैग, क्योंकि जो सेल के जो कैल्शियम होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं, इनको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। इन सबको जो तोड़ने का काम करता है वो सेल करता है, सॉरी लाइसोसोम करता है। सेल, सेल की जो चीजें, प्रोटीन जो, जिससे एनर्जी मिलती है, वो सबको तोड़ने का काम लाइसोसोम करता है, ठीक है। इसलिए डेड सेल भी आपका सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्रेटरी विसल्स की। सेक्रेटरी विसल्स आपका जो है, सेक्रेटरी विसल्स को क्या कहते हैं, ये द्वार है, डोर है सेल का। इस सेल में, इसी में जो भी चीजें हैं वो यहीं से एंट्री होती है, और ये सही चीजों को अपने अंदर लेता है, बाहर बेकार चीजों को नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
पेरोक्सिसोम की पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम क्या है? आपका द्रव है, ठीक है, ब्लड इसको कहते हैं, सेल ब्लड इसको कहते हैं कि ठीक, राइट। और साइटोप्लाज्म एक द्रव है, लिक्विड जेली है जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर मिलता है। सेल के जितने पार्ट्स होते हैं, गोल्गी है, राइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक है, इन सबको ये एक दूसरे से जोड़ के रखता है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म की कमी ही होती है एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में, जिससे वो चीज नहीं बन पाती, ठीक है। ये इन सब चीजों को जोड़ के रखता है आपका, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्गी अपरेटिस। गोल्गी अपरेटिस को जो ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पे नाम दिया गया है। गोल्गी अपरेटिस को जो है ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, और उसका काम क्या है? ये पैकेज करता है और उसको भेजता है और उसको मैनेज करता है गोल्गी अपरेटिस। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहते हैं, ठीक है। और डीएसएस भी कई बार से बाकी यूपी वाले भी, यूपी बोर्ड और आपका राजस्थान बोर्ड भी कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है कि गोल्गी अपरेटिस का सब नाम क्या है, या फिर सेल के किस पार्ट को जो है ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया गया है। तो पुलिस की संख्या जहां भी सेल से रिलेटेड, तो वो आपका ऑप्शन आएगा गोल्गी अपरेटिस, डायरेक्टली ठोक दीजिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है सेल के कंकाल होते हैं। कंकाल जैसे हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम है ना, कंकाल, वैसे ही ये सेल के कंकाल होते हैं, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक के आसपास क्या है? राइबोसोम्स के आपको मिल जाएंगे। राइबोसोम्स एक प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, वो आपको मिल जाएंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के आसपास आपको राइबोसोम नहीं मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है एक प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, ठीक। राइबोसोम क्या है? एक प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, ठीक है। तो ये थे हमारे सेल के उपनाम, जो जो भी पार्ट्स है इनके काम, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बात करते हैं कि क्रोमेटिन जो है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रा जो है न्यूक्लियस की आपका सेफ्टी करती है, और क्रोमेटिन जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प करती है सेल डिवीजन में, और उसके अंदर आपका प्रोटीन और ये सब चीजें जो है डीएनए जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। चलिए गाइस आगे देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पे कि सेल थ्योरी के बारे में। आपका सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी को 1838 में टी स्वेन और ने जो आर एम शेल्डन ने जो सेल थ्योरी दी थी, बट उसको आगे बढ़ाने का काम जो है विर्चो ने किया था। जो उसके शब्दों में क्या है कि अगर नवीन कोशिकाएं, मतलब न्यू जो सेल्स बनते हैं वह पुराने सेल से ही बनते हैं, ये आगे बढ़ाने का काम किया है। विर्चो ने क्या कहा है कि जो न्यू सेल बोर्न होते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। और यहां पे हम बात करते हैं नाल्वेरेस्का की। नाल्वेरेस्का ने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, राइट। देखिए विर्चो ने क्या कहा कि पुराने सेल से नए सेल बनते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है काफी अच्छी एक मशीन है, जो बायोस्कोप है, सॉरी एक सूक्ष्मदर्शी जो है, उससे क्या है कि हम छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है एक शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है दुनिया के सबसे बड़े सेल की कोशिका है, और सबसे छोटा जो सेल है वो है मार्कोप्लाज्मा गैलेसिटिकस। जो मार्कोप्लाज्मा गैलेसिटिकस नाम का जो सेल है वो सबसे छोटा सेल है इस दुनिया में। और सबसे लंबी जो सेल की इकाई है वो है हमारा न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र। और जो सबसे छोटी है वो है हमारा स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु जो है वो सबसे छोटी इकाई है, राइट। और सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन का जो काम होता है, मतलब जल्दी से रिप्रोडक्शन जो कर सकता है अपने आप को उस चीज में, तो वो हमारे लीवर है। लीवर के जो सेल हैं वो जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो बहुत कम में रिकवरी करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वो है हमारे ब्रेन के जो सेल हैं। देखिए ब्रेन के जो सेल हैं वो बहुत कम रिप्रोडक्शन करते हैं। यही वजह है कि सर में जब हमारे चोट लगती है तो उसकी रिकवरी या वो देर से ठीक होती है, और जबकि हमारे लीवर में जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसका ध्यान रखें तो जल्दी से रिकवर कर लेता है। इसलिए तो कहते हैं कि लीवर क्या है, अपने आप को खुद बना लेता है अगर वह कुछ 1% उसका हिस्सा बचा भी हो। और अगर किसी को डोनेट भी करते हैं, डॉक्टर आपसे पूरा लीवर आपका नहीं लेता, वो आपका कुछ एक पार्ट ही लेता है, ताकि वो फिर रिग्रोथ कर सके, और लीवर रिग्रोथ कर लेता है, जबकि ब्रेन हमारा जो है नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये देखिए कि रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है ब्रेन के जो सेल है उनमें सबसे कम होता है, और लीवर जो है उनमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इनका जो सेल का विभाजन करते हैं, समसूत्री विभाजन सेल और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन सेल में क्या होता है कि जो माता पिता के गुण हैं वे बच्चों में जाना, मतलब जो हमारे डीएनए हैं, आरएनए हैं, जिनसे
जीन्स से हमारे जीन्स माता पिता के हमारे अंदर है, तो उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और जो हमारी चोटें हैं उनका जल्दी से ठीक होना उसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, मतलब हमारी रिकवरी होना समसूत्री विभाजन, और बच्चों में ग्रोथ होना एक चीज से दूसरी ओर, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है इस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अनुवांशिकता, हेरिडिटी। देखिए, अनुवांशिकता हेरिडिटी क्या है? अनुवांशिकता, प्लीज, हाँ जी, अनुवांशिकता आपकी स्लाइड पर आ चुका। अनुवांशिकता हेरिडिटी, अनुवांशिकता के गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को अनुवांशिकता कहते हैं। और अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, इन्हीं गुण को जांच पड़ताल करना, पढ़ना, उन्हें जेनेटिक्स कहा गया है। ठीक है, अब जेनेटिक्स वर्ड बैटसन ने दिया है, राइट, और फादर ऑफ जेनेटिक्स मंडेल हैं, जिन्होंने एक मटर के दाने के ऊपर इसकी रिसर्च की थी। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मंडेल हैं, जिन्होंने मटर के दाने के ऊपर जो है इनकी वो की थी रिसर्च। तो स्टूडेंट्स, जेनेटिक जो वर्ड है वो बैटसन ने दिया था, और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो हैं हमारे मंडेला। मंडेला ने जो है मटर के दाने के ऊपर रिसर्च की थी, जेनेटिक्स की, जीन्स की। ठीक है, तो हम चलिए आगे देखते हैं कि इसी स्थान कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर ये रिसर्च हुई थी। और जीन जो शब्द है वो दिया था जोनेसन ने, जॉन हसन ने जो है जीन शब्द दिया था। ठीक है, तो ये हम अब पढ़ रहे हैं सेल, और सेल में हम जेनेटिक्स और हेरिडिटी क्या है कि अनुवंशिकता क्या है, वो ये है कि माता पिता के जो गुण हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बीमारी है या जो भी है, वो हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये अनुवांशिकता है, और इसकी स्टडी को हम अनुवांशिक की कहते हैं, मतलब जेनेटिक कहते हैं इसकी स्टडी को, जो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, चलिए, मेंडल ने कहा कि जीवों को नियंत्रित करने के गुण, मेंडल ने जो कहा है कि जीवों को नियंत्रित करने के गुण, करने वाला के जो गुण जिसमें है, उस द्रव पदार्थ को जो है जेनेटिक्स प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, और ये तरल पदार्थ ही बाद में जीन्स बना। ये एक लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, जो हमारे जीवों में जो गुणों को जो है आपका कंट्रोल करता है। ठीक है, और इस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जेनेटिक्स में, और यही बाद में जीन्स वर्ड बना, राइट। और जीन्स जेनेटिक्स वर्ड्स कितने थे? बैटसन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी आपका जैव प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल का। ठीक है, ये एक लचीला द्रव पदार्थ होता है जिससे सभी सेल का निर्माण हुआ होता है। ठीक है गाइज, इसके अंदर जो होते हैं सेल में दो चीजें मिलती हैं, एक है मिलता है आपका ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, राइट। एक कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक में क्या है आपका? O2 है, H2O है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है एंड पोटेशियम है। ठीक है, और कार्बनिक में आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन एंड वाटर, जो है ये कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। देखिए, सेल जो है तीन चीजों से मिलकर बना है, एक ह्यूमन सेल, पानी, प्रोटीन और न्यूक्लियस आपका एसिड, न्यूक्लियस एसिड, इन तीन चीजों से मिलकर बना है। और अभी हम पढ़ रहे हैं आपका कार्बनिक और अकार्बनिक। सो वहीं आपका हम ऑर्गेनल्स की बात करें, रिलेशन ऑफ सेल बॉडी द पार्ट्स, ऑर्गेनल्स का रिलेशन जो सेल बॉडी के पार्ट्स के साथ होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक पदार्थ का, एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, कोशिका और न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, ये तरल पदार्थ में भी तरल और लचीला पदार्थ होता है जो सेल के जो बाकी पार्ट्स है उनको ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, सीलिया की हम बात करते हैं। सीलियम जो है सेल के मुख, सेल के जो हेड होता है उसका जो मुख होता है, जहां से वहां पे एक ब्रश का दाना की तरह होता है। ठीक है, और इसकी गति क्या है? नाव के चापू के समान होती है। ये जो है ना, जो बुरी चीजें होती है उनको बाहर फेंक देता है। ये हमारे नोज के जो नेजल कैविटी होती है उसके अंदर भी पाया जाता है, नेजल कैविटी में। ये दूसरा, ये हमारा जो ओसोफेगस का जो पार्ट है, आपका जो ढक्कन होता है, जो फूड पाइप और विंड पाइप को दोनों को जो डिफरेंस करता है दोनों के बीच में, ये वहां पे मिलता है। तभी जब हम सांस लेते हैं और सांस लेते हुए हमारे गले में कभी कोई कण या फिर खराश हो जाती है, या फिर मुंह से सांस ले रहे हैं तो कोई चीज है जो हमारे गले में अटक जाती है, तो ये क्या है, जो सीलिया है ना उस चीज को वहां पे रोक लेता है। ये सीलिया जो है हमारे विंड पाइप के अंदर किसी भी हार्ड, कठोर वस्तु को, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट को नहीं जाने देता है, जिससे हमारे बहुत सॉफ्ट जो लंग है, लंग जो होते हैं वो बहुत एक सॉफ्ट है, उसकी जो लेयर है लंग की वो बहुत कोमल होती है, और जो ब्रीथिंग के थ्रू कुछ हार्ड पार्टिकल्स हमारे लंग्स में चले गए तो उससे हमारे लंग्स जो है डैमेज हो सकता है, फट सकता है। इसीलिए सीलिया जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स की भी और हमारे विंड पाइप की भी। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे मैंने आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन द गार्ड ऑफ द सेल या फिर वॉल ऑफ द सेल। ठीक है, ये
जो इसका दूसरा काम भी है, ये है आइडेंटिफिकेशन का काम। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ सेल की सुरक्षा ही नहीं करता, सेल की दीवार ही नहीं है, वह एक सेल से दूसरे सेल की पहचान भी करता है। ठीक, हमारी बॉडी में जो सेल है और किसी दूसरे से अगर सेल ले रहे हैं या फिर उसके कोई जीन्स ले रहे हैं, तो फिर वो चीज हमारे हैं, यानी इनका आइडेंटिफिकेशन काम भी सेल का है। तभी सबसे अच्छा उसका उदाहरण है, वो है आपका किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद जो सक्सेस हो भी जाए, फिर भी वो सक्सेस नहीं होती। डॉक्टर्स कहते हैं पता नहीं हमारी बॉडी इसको या पेशेंट की बॉडी इसको अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी। उसका एक रीजन यही होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, वो दूसरी बॉडी जिससे हमने किडनी वो ली है या फिर वो हमारे शरीर में लगने वाला जो अंग लिया है, उसके सेल्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो वो उस चीज को रिजेक्ट कर देंगे और उस साइड ग्रोथ नहीं होगी, काम नहीं होगा और वो खत्म हो जाएंगे। और ये काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था कि यह सेल में जो है कंकाल की तरह पाया जाता है। ठीक है ना, जिसके हार्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो है आपको राइजोसोम्स मिल जाएंगे और स्मूथ के आसपास आपको राइजोसोम नहीं मिलेंगे। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये सेल एक सेल से जो प्रोडक्ट होता है अदर सेल के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बीच में प्रोडक्ट लेन देन का जो ट्रांसफर का काम है वो है करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि पावर हाउस है सेल का। ठीक है गाइस, ये सेल में ऊर्जा का उत्पादन करता है, एनर्जी, और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को स्टोर करना, एटीपी का ट्रांसफॉर्मेशन करना जहां नीड होती है। देखिए हमारी बॉडी में जिस हमारे पार्ट्स को नीड होती है एनर्जी की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हम उस वहां पे एनर्जी एटीपी को जो है भेज देता है, ट्रांसफर कर देता है। और ये सारे सेल्स ही करते हैं आपस में एक दूसरे से मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोल्गी। गोल्गी अप्रेंटिस में आपको बता चुका हूँ, गोल्गी को क्या है, ट्रैफिक पुलिस का ट्रांसपोर्ट मैनेजर या फिर सेल पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। लाइजोसोम, सुसाइड बैग। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर का प्रोटेक्शन फॉर राइजोसोम और न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फॉर आरएनए से बना होता है। न्यूक्लियर का क्या है, प्रोटेक्शन जो है राइजोसोम का, न्यूक्लियाई का प्रोटेक्शन जो है राइजोसोम, न्यूक्लियाई क्या है, राइजोसोम का प्रोटेक्शन करता है। और न्यूक्लियाई क्या है, प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है गाइस, वैक्यूल क्या स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ बैग, ये लाइफ बैग जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, मलत्सर्जन है, उसको और भोजन के कणों को स्टोर करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेल डिवीजन की। आपको पता है सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन के यहाँ पे दो पार्ट्स है, एक मिटोसिस पार्ट्स है और एक मायोसिस पार्ट है। ठीक है, समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, साधारण सेल में होता है, इसके चरण हैं। सेल का डिवीजन विभाजित जो केंद्र का विभाजन होता है, देखो सेल का तब डिवीजन होगा जब इसका जो सेल का सेंटर और केंद्र होगा पहले दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद जब केंद्रक अलग अलग हो जाते हैं तो सेल का बाकी पार्ट का डिवीजन हो जाता है। जब तक एक सेल के दो केंद्रक नहीं होंगे सेल का डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, और सेल के डिवीजन के 5 फेस हैं, इंटरफेस, पैराफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेराफेस, जो कि दोनों डिवीजन का, चाहे वो मेसोसिस का हो चाहे वो माइटोसिस का हो। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मीसोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। देखिए अर्धसूत्री विभाजन के भी दो पार्ट हैं, मीसोसिस 1 एंड मेसोसिस 2। ठीक है, वन में क्या है, सेम आपके 5 फेस हैं, वन में भी आपका पैराफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस काइनेस्टिक फेस। ठीक है ना, देखो पैराफेस में क्या है कि लेप्टोजन जो गुणसूत्र जो है इकट्ठे होकर ध्रुवों की ओर जाना की शुरुआत कर देते हैं। ध्रुव मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जो ध्रुवों की ओर पॉइंट है वो अलग अलग होने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समझा, तो गुणसूत्र योग बनाते, जो जोगेटा हैं वो एक युगम बना लेते, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, युगम प्रक्रिया पूरी हो जाती है और गुणसूत्र में जीन विभाजित होने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट, और इसके बाद में हम बात करेंगे डेल्पिथोन। डेल्पिथोन के गुणसूत्र के अलग होने में उनके एक्स शेप आ जाती है। एक्स जो शेप है ना वो डेल्पिथोन की वजह से आ जाती है, और शेप को काइनेमेटा बनाते हैं, डेल्पिथोन के एक्स शेप को काइनेमेटा बनाने स्टार्ट करते हैं और वह डायगोनल में समजात गुणनसूत्र अब अलग हो जाते हैं। मेटाफेस में गुणनसूत्र के जोड़े जो हैं वो मध्य पट्टी पर आ जाते हैं, जो गुणसूत्र मतलब जो गुणसूत्र मतलब जो है वो मध्य पट्टी पर आते हैं, और समजात मतलब एक जैसे जो युगम जो है, जो मेल फीमेल के होते हैं, जो युगम जो है वो अलग होकर सिस्टर
अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े रहते हैं, परंतु वो सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़े रहते हैं और टेलोफोज में विपरीत ध्रुवों की ओर सेंटर जो है, सेंटर का निर्माण हो चुका है। टेलोफेज में सेंटर का निर्माण हो ध्रुवों की ओर जा चुके हैं और साइटोकिनेसिस फेज में वह दोनों निर्माण अलग अलग सेल बन जाते हैं। देखो बात क्या है, बात छोटी समझने की है। प्रोफेज में क्या है कि टोटल स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसमें गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों में फिर वो अपना युग्म भी बनाते हैं, जो जो अपने युग्म भी बनाएगा, फिर प्रक्रिया पूरी करेगा, उसके बाद जो है समजात गुणसूत्र अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये होता है देखो प्रोफेज में गुणसूत्र जो है ध्रुवों की ओर जाकर जाना इकट्ठा होते हैं और एंड में समजात गुणसूत्र जो है अलग हो जाते हैं। वहीं मेटाफेज के अंदर जो है समजात गुणसूत्र जो है ध्रुवों की मध्य पट्टी पर आ जाते हैं बीच में, ठीक है, गुणसूत्र के जो जोड़े हैं, राइट। अल्फा फेज में जो जोड़े हैं अलग हो जाते हैं पर सिस्टर क्रोमोसोम्स के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके टेलोफेज में ये दोनों अलग अलग ध्रुव हो गए, मतलब अब सेल न्यूक्लियर बन चुके हैं, दोनों में वो अलग अलग हो रहे हैं और उसके बाद लास्ट में वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक। -2 में जो है, -2 में गुणसूत्रों के दोनों पार्ट डिफरेंट डायरेक्शन में ध्रुवों की ओर चलते हैं, ठीक है। -2 में जो है हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। पहला पार्ट -2 का जो प्रोफेस है, -2 का जो प्रोफेस है उसमें क्या है कि क्रोमो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो हैं वो दोनों अलग गुप्त हो जाते हैं, मतलब लुप्त हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते, लुप्त हो जाते हैं। तार केंद्र जो है ध्रुवों की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेटाफेज है वो गुणसूत्र जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और उसके बाद आपके जो मेटाफेज 2 में जो है आपका गुणसूत्र के दोनों पार्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ध्रुवों की ओर जाना स्टार्ट हो जाते हैं और टेलोफेज में सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है और साइटोकिनेसिस फेज में सेल डिवीजन पूरा हो जाता है, ठीक है। और ये सेम आपका मिटोसिस समसूत्री विभाजन में जो होता है उसमें भी फेस बराबर है, आपके इंटरफेस है, प्रोफेस है, नेक्स्ट आपका मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेज। जो प्रोफेस है इसकी जो अधवस्था भी, इसे अधवस्था भी कहते हैं, इसमें गुणसूत्र संघित होकर तंतुओं से जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर मेटाफेस में तर्क तंतु बन जाते हैं और गुणसूत्रों के मध्य पर एकत्रित हो जाते हैं और एनाफेज में गुणसूत्र अलग होकर अलग अलग ध्रुवों के बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट में टेलोफेज में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन हो जाता है और सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारा सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन जो है किसकी हेल्प से होता है, सेल डिवीजन सेंट्रोसोम्स की हेल्प से, सेंट्रोसोम्स की हेल्प से जो है सेल डिवीजन कंप्लीट होता है और जो आपके जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होते हैं और जो वहीं पे जो है क्रोमेटिन होते हैं उसी के अंदर जो है डीएनए और प्रोटीन जो है वो इकट्ठे होते हैं और वही टोटल प्रक्रिया में सिर्फ यही ध्यान देना है इस चीज में, इस पर स्टोरी में कि सेल डिवीजन का कौन मेन लीड करता है, वो है सेंट्रोसोम। जो प्रोटीन डीएनए को रखता है, जो न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में डिवाइड करता है, वो करता है क्रोमेटिन के द्वारा, ठीक है। और प्रोटीन डीएनए का है वो न्यूक्लियस में होते हैं, राइट। इनके अंदर जो आसपास आप रेशे देखते हैं ना सेल के अंदर, जो पिक्चर में देख रहे हैं फ्रंट में देख लीजिएगा, जो रेशेज हैं ना वो सब इकट्ठे जोड़ के रखते हैं प्रोटीन डीएनए को, ठीक है। चलिए गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि किस किस ने किस किस की खोज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी में कि किसने किस किस की खोज की। मिसोसिस की खोज जो है, दो व्यक्ति यहाँ पे नाम सामने आते हैं। एक आते हैं जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं ऑस्कर हैटेक, इन्होंने 1876 में मिसोसिस की खोज की थी और दूसरा जो हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं वो है एडवर्ड वैन बेंडन ने 1883 में। गाइज मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि विकिपीडिया या फिर जो बाकी आपके नॉलेज रिसोर्सेज हैं या फिर बुक्स हैं उनके अंदर आपको दोनों के नाम देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे आप दोनों को याद कीजिए और ऑप्शन में आपको जो लिखता है, जो मिलता है उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मिस्टोसिस की बात करते हैं। मिस्टोसिस जो है वेल्दर फ्लेमिंग ने 1882 में खोजा था, ठीक। लाइसोसोम जो है क्रिस्टन डी लाइसोसोम जो है क्रिस्टन डे ड्यू ने 1949 से 1950 के बीच में जो है वो खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्बर्ट वेन 1857 में। देखिए यहाँ पे भी डाउटफुल है। अल्बर्ट वेन ने माइटोकॉन्ड्रिया को तब खोजा जब उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, ठीक है। वो ह्यूमन सेल और ऑर्गेनलीज का एक पार्ट था, ठीक है। तब माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपका अल्बर्ट वेन ने खोजा। मगर जो हम यहाँ विकिपीडिया पे देखते हैं या फिर हम जो बुक्स में पढ़ रहे हैं
बुक्स में जो नाम आता है वो आता है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा, उसका नाम दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम वही सेम पहले वाले की तरह मिसोसिस की तरह हम यूज करेंगे, अगर कार्ल बेंडा आपके ऑप्शन में आते हैं तो कार्ल बेंडा का पहला रेफरेंस देंगे, क्योंकि जितने भी हमारे बोर्ड हैं वो नेट की डिटेल बहुत कम देखते हैं, बुक्स की ज्यादा मानते हैं। ठीक है, नेट का एज ए प्रूफ आप जो है किसी भी अपने ऑब्जेक्शन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आप एज ए प्रूफ नेट को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए बुक्स को आप पहले देंगे। कार्ल बेंडा को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे यहाँ पे, बट मेरा काम है आपको संपूर्ण डिटेल देना हर चीज के लिए, तो वो मैं कर रहा हूँ। कार्ल बेंडा ने जो है खोज की थी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की 1898 में, और उससे पहले अल्बर्ट वेन ने जो खोज की थी आपके 1857 में। ठीक है, देखो दोनों के बीच में लगभग 41 साल का अंतर है। साइटोप्लाज्म रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा था। ठीक है, उसके बाद जो है ऑर्गेनिज्म रिचर्ड एल्डमैन ने 1894 में, और राइबोसोम की खोज क्या थी, रोमानियन और अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट देखिए जो जॉर्ज एमिल प्लाउडे ने की 1955 में, वो रोमानियन और अमेरिकन दोनों का कंट्री का सेल बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, गोल्गी अप्रेंटिस की 1898 में खोज की थी इटालियन फिजिशियन, जिनका नाम जो है लास्ट में कैमिलो गोल्गी जो है, उन्होंने गोल्गी अप्रेंटिस की खोज की थी। सेंट्रोइड या सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम जो है बोवेरी, यहाँ पे भी आपके दो नाम सामने आते हैं, एक है बोवेरी 1885 में, एंड एडवर्ड वेन बेडन सेम 1883 में, 1833। ठीक है, तो मैं भी यहाँ भी ये सजेस्ट करूंगा कि जैसा ऑप्शन आपको मिले, बाकी आप ढूंढेंगे तो दोनों ही नाम आपके लिए बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉकर एंड थॉमसन ने इंडिविजुअल खोज की थी दोनों ने। ठीक है, राइट। न्यूक्लियस की एनएस रदरफोर्ड 1911। ठीक, और उसके बाद आपका जो है न्यूक्लियस की खोज के लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि जो सेल की जो बेसिक यूनिट है, जो न्यूक्लियस है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक, जो सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस की खोज की थी, और उसके न्यूक्लियर की खोज जॉन गार्डन एंड डोनाल्ड ब्राउन ने 1994 में, और सेल डिवीजन जो कि सेल का बंटवारा कैसे होता है वो है ह्यूगो वेन मोहली ने 1835 में पहले बता दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए की खोज डीएनए फादर जेम्स वाटसन कहे गए हैं, और इसके अंदर क्या होता है, एटीजीसी होता है, एडाइन थाइमिन ग्वामिन साइटोसिन, ये चार के डीएनए बना है। ठीक है गाइस, ये था हमारा सेल जो हमने अभी तक पढ़ा। अब सेल से जुड़े हुए पार्ट है टिश्यू। आज के इसमें क्लास में हम टिश्यू भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टिश्यू को ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है आपका टिश्यू का। टिश्यू को क्या कहते हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। जो टिश्यूज को कहा जाता है वो है सेल का वो समूह, एक जैसे सेल, मतलब टिश्यू क्या है, एक जैसा ग्रुप, एक जैसा सेल जो एक ही काम करते हैं, उनके समूह को एक सेल, जो एक आकृति के एक ही कार्य करने वाले सेल कोशिकाओं के समूह को क्या है, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और टिश्यू क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। राइट, देखिए जैसे कि आपका लीवर है, ये भी टिश्यूज का से ही बना हुआ है, अब बाकी चीजें हैं आपकी। और ठीक, स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहा गया है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को जो है हिस्टोलॉजी कहा गया है। स्टडी ऑफ टिश्यूज जो है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को जो है हिस्टोलॉजी कहा गया है, स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी कहा गया है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी एंड टिश्यू का मारिया फ्रांसिस जेवियर बिचट जो है 1792 ईस्वी में, फ्रांसिस मारिया बिचट ने जो है टिश्यूज की यहाँ पे खोज की थी। ठीक है, टिश्यूज के लिए हम, अब मैंने आपको कहा था एक ही काम करना, टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब टिश्यूज ग्रुप, सेल्स का वो ग्रुप है जो सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर वाला है और एक जैसा ही काम करने वाला है। ठीक है, यह हम बात करते हैं टिश्यूज के टाइप की। टिश्यूज के जो हैं 4 टाइप हैं, और उनके भी अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला आता है आपका एपिथेलिया टिश्यू। एपिथेलिया टिश्यू मतलब उपकला टिश्यू। ठीक है, उपकला टिश्यू के जो हैं 3 काम होते हैं, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एबॉर्शन। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा देना, सिक्रेशन मतलब रक्त छोड़ना, और एबॉर्शन मतलब चूसना। ठीक है, ये चीजें विलाई जो है उपकला टिश्यू का एक पार्ट है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करते हैं, जैसे लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब सिक्रेशन ग्लैंड से सिक्रेशन करते हैं। लीवर हमारा बॉडी का अंग भी है और ग्लैंड्स भी, दोनों में यूज होता है, सॉरी उसमें दोनों क्रिया देखी जाती है।
तो वो क्या है कि आपका सिक्रेशन का भी काम करता है और प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे अपर स्किन है या एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट्स के जो है वो करती है। और उपकला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू आपको वहां पाया जाता है जहां भी हड्डियों के बीच में या अंगों के आसपास जो है खाली जगह मिल जाती है, तो उसको भरने का काम करते हैं उपकला टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के लिए हम नीचे पढ़ रहे हैं आउटर लेयर ऑफ द स्किन। देखो आउटर लेयर ऑफ द स्किन जो है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन जो है वो हमारे एपिकलर टिश्यू हैं। आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है एपिकलर टिश्यू हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं आपका कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू पीछे लीजिए, बैक, राइट, बैक बैक, ओके, थैंक यू। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू का सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण है आपका ब्लड। ब्लड एक संयोजी ऊतक है, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछ चुके, खून किस प्रकार का ऊतक है या टिश्यू है। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। ठीक, अब ये हम देख लेते हैं लिगामेंट कॉन्टेक्ट टू बोन्स। मतलब लिगामेंट जैसे हमारे जहां पे दो हड्डियों के जोड़ होते हैं, जैसे रिस्ट का हो गया, नी का आपका टखने का है, तो ये लिगामेंट्स जो हैं आपका घुटने का, ये सब हड्डियों के जहाँ पे जो जोड़ है वो जो कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। ठीक है, ब्लड आपका एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने आपको पहले ही बताया था। टेंडेंस अटैच ए मसल्स टू अ बोन। टेंडेंस जो है, देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि टेंडेंस इज अटैच ए मसल्स टू अ बोन। मतलब टेंडेंस जो है जो बोन्स के साथ अटैच है वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद लसिका जो है, लिम्पिक जो है, लसिका जो है वो भी एक पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू का। और बोन जो है एक आपके हार्ट टिश्यू का पार्ट है। हड्डी जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसके साथ हमारी मसल्स मांसपेशियां जो हैं वो जुड़ी रहती हैं और एक सख्त हार्ड जो है पार्ट है। ठीक है, कार्टिलेज जो है, जो हमारे कार्टिलेज टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू का काम करते हैं। ठीक, एलेडर स्किन और मसल्स, मतलब स्किन मसल्स जो है वो आपके एलेडर टिश्यू के पास है। और एडिपोज जो है फैटी टिश्यू। मतलब अभी से आप देख लीजिए, फैटी टिश्यू जो होते हैं वो एडिपोज होते हैं। अब कोई ये कहे कि भाई मेरा फैट बढ़ गया, नहीं, कभी मत कहना कि मेरा फैट बढ़ गया। आप अगर बात करें, अगर आपको याद रखना है तो आप ये कह दीजिएगा मेरा एडिपोज इंक्रीज हो रहा है, मतलब मेरे जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फैटी जो टिश्यू है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज की। देखिए मस्कुलर टिश्यूज जो हैं तीन ही प्रकार के, बहुत सिंपल से हैं, वो हम पढ़ते भी आ रहे हैं और उसके बारे में हम हर जगह देखो, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक। कार्डिक जो है आपके हार्ट के होते हैं। ठीक है, आपके हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं उनकी शेप अलग होती है, उनका न्यूक्लियस अलग स्थान पे होता है, तो इसलिए वो कार्डिक मसल्स कहे गए, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो वॉलेंट्री मसल्स आते हैं, वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जैसे जो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब आपका ब्रेन अगर कमांड करेगा तो वो काम करेंगे, नहीं तो वो काम नहीं करेंगे। इन्वॉलेंट्री होते हैं जिनको सिर्फ एक बार सिग्नल या एक्टिव करने की जरूरत है, उसके बाद वो खुद काम करते हैं। जैसे कि आपका स्टमक हो गया है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम टोटल इन्वॉलेंट्री मसल्स में आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका टोटल इन्वॉलेंट्री में है। मतलब आपका शरीर का इंटरनल जो पार्ट्स है जो बिना आपके डायरेक्शन के, बिना आपकी कमांड के काम करते हैं, वो सब क्या है, इनवॉलेंट्री टिश्यूज में ही काउंट होता है। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं नर्व टिश्यू की। नर्व टिश्यू में हम बात करेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स। देखिए ब्रेन जो है एक पार्ट है नर्व टिश्यू का। ठीक, और आपका इसमें ब्रेन में एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सेल बॉडी का दूंगा। सेल बॉडी जो होती है सेंटर पार्ट होती है, ठीक है, डेंड्राइट्स के बाहर होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है, नर्व टिश्यू में ये काम करते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं, मैसेज भेजने का, जो भी माइंड से जाता है, राइट। और सेल प्लस जो भी मैसेज हमारी बॉडी से आता है हम उसको लेके आके माइंड में भी, सेल बॉडी को भी ट्रांसफर करते हैं, सेल बॉडी से मैसेज लेके हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी भेज देते हैं। डेंड्रस क्या काम करते हैं? डेंड्रस का काम करते हैं कि जो कि हमारे सिक्स सेंस है, मतलब हमारे जो सेंस है उनको इंक्रीज करते हैं। जैसे कि हमारे सूंघने की क्षमता है, चखने की क्षमता है, जो हमारी सेंसरी नर्व्स हैं उनको एक्टिव करते हैं डेंड्रॉइड्स। कई बार ये इतने एक्टिव होते हैं कि हमें किसी चीज का आभास पहले से होता है, वो बेशक वो घटना हमारे साथ कुछ पलों के बाद या फिर एक टाइम के बाद घटने वाली हो। ठीक है, तो ये सब डेंड्रॉइड्स के ऊपर डिपेंड काम करता है। और सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी इन सबका हेड होता है, वो टोटल इनको कंट्रोल करता है और आगे मैसेज कन्वे करता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं आपका एपिथेलियल टिश्यू के लिए। एपिथेलियल टिश्यू नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप फॉर कनेक्टिव टिश्यूज के जो हैं पार्ट्स वो मैं आप देख सकते हैं। लिगामेंट टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टाइप के पार्ट्स हैं एंड कनेक्ट्स टू बोन, मतलब लिगामेंट दो जोड़ों को जो जोड़ता है।
उसके बाद ब्लड का एक लिक्विड टिश्यू, मैं आपको बताया था कि ब्लड जो है एक तरल पदार्थ है जो कि एक सेज ऊतक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, टेंडन जो है अटैच है, मसल्स के साथ जुड़े होते हैं। ठीक, और सेम आपका लसिका, उसके बाद बोन जो है वो हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। देखो सॉफ्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं। बोन्स हमारे हार्ट कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, और सॉफ्ट में आएगा आपका कार्टिलेज। ठीक है, और स्किन मसल्स में आपका आएगा एडिडर, और आपका एडिपोज जो है वो फैटी मसल्स में काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का देखो सबसे अच्छा उदाहरण है आपके स्किन की अपर लेयर और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, ये एपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेक्शन करना है स्किन का काम है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन करना, मतलब चूसने का काम और छोड़ने का काम जो है, सर्विस करने का काम जो है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का काम है। ये शरीर में ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां शरीर में खाली जगह होती है, और सभी अंगों को सुरक्षा करना एपिथेलियल टिश्यू का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू जो है दो या दो से अधिक ऊतक अंगों के आपस में बांध कर रखते हैं। राइट, जैसे कि मैंने आपको बताया कनेक्टिव या लेसदार जैसे पदार्थ के साथ बने होते हैं, इनका लेसदार पदार्थ होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो उनको बांध सकता है। ठीक है, जिसका मैट्रिक्स भी कहा जाता है, इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने आपको बता दिया था नाम नीचे पीछे, और फिर भी एक बार हम देख पढ़ लेते हैं कि ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, बोन क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन जो है मसल्स के साथ अटैच होते हैं, लिगामेंट कनेक्टिव बोन का काम करती है, साम ऐसे ही एरुलर कनेक्टिव स्किन के साथ एडिपोज फैटी वेसल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज की। मस्कुलर टिश्यूज क्या है, हमारे शरीर के वजन के 1/3 भाग के होते हैं जो मस्कुलर टिश्यू हैं। ठीक है, और ये पिंजरे के शरीर में पिंजरे के साथ ये शरीर के पिंजरे भाग के साथ, मतलब हमारे जो अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना, उसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक, और आगे हम देखते हैं कि इनमें फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है, जैसे कि हमारे लंग्स हैं या फिर हमारे मसल्स है जो एक्सटेंड भी हो सकती हैं और सिकुड़ भी सकती है। इनका इसलिए इनका भाग जो है शरीर के किसी भी खाली स्थान को भाग को बनने देता है। जैसे नीचे के भाग को बनने के लिए हमारा पेड़ दे दिया, फैल भी लेता है, सिकुड़ भी लेता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, संकेत करते हैं। राइट, इसीलिए तो ये थे गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टॉपिक ऑफ द टिश्यूज। ये हमारा टिश्यू का टॉपिक जो है आज कंप्लीट होता है। इसमें आपका न्यूरॉन का नर्वस टिश्यू है, मैं आपको बता चुका हूँ कि दो इसमें के 3 पार्ट्स होता है। सेल बॉडी में जो है आपका न्यूरॉन का टिश्यू जो है सेल बॉडी में आएगा। ठीक है, सेल बॉडी में जो है आपका जैसा है देख ले अभी, देखिए ये जो है आपका सेल बॉडी है, इसके अंदर ये एक्सॉन्स हैं। ठीक है, और ये जो निकल रहे हैं जाले टाइप के, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स, ठीक है। देखो गाइस, एक्सॉन्स का क्या काम होता है कि बॉडी से जो मैसेज आएगा वो सेल बॉडी को भेजना है, और सेल बॉडी जो मैसेज आएगा वो लेके जाना है। ठीक है, अगर एक्सॉन्स कहीं पे इकट्ठे हो जाएं या मैसेज लास्ट में कन्वे ना करें, ठीक है, या अपनी जड़ तक ना पहुंचाएं, या जड़ ये अंगों तक ना पहुंचाएं, तो हमारे बॉडी के उस पार्ट ने काम ही नहीं करना। राइट, उसके बाद जो है डेनुसिया, ये हमारे सिक्स सेंस का काम करते हैं, हमारे सेंसरी नर्व्स का जो है वो काम करते हैं, मतलब जो हमारे आभास करने की जो क्षमता है, जिन चीजों का हम आभास करते हैं वो सब इनके मैसेज, इसके पास मैसेज आता है और ये फिर सेल बॉडी को भेजता है। सेल बॉडी जो एक्सोन को भेजते हैं, एक्सोन जो है फिर उसके ऊपर काम कराती है। मतलब हमारे शरीर में जो भी काम होना है, जो भी हरकत होनी है, वो काम करेगा एक्सोन। एक्सोन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सबसे छोटा भी, और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र है। मतलब ये जो सेल है ना, ये जो हमारा सेल है, ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सेल चेन है, ये लॉन्गेस्ट सेल चेन है। और सबसे छोटी कौन सी हमारी, स्पर्म, ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट चेन है। इसलिए जब हम प्रेगनेंसी सिर्फ एक स्पर्म एक एक काफी है, बट जब हम वो होते हैं तो काफी सारे हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए
गाइस, तो ये था हमारा टिश्यू का टॉपिक। नेक्स्ट आज हमने सेल, और इसी वीडियो में हमने टिश्यू का, क्योंकि टिश्यू का कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, वो खत्म, वो फिनिश किया। और आने वाले टाइम में हम एनाटॉमी का जो है अगली क्लास के अंदर बाकी टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो गाइस, बेटर एजुकेशन के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सीजीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार।